देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमावत है और मैं एक कुम्हार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं मटके बेचने का काम करता था। उन दिनों मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी मुझे कभी कल्पना तक नहीं थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मैंने उस दिन ऐसा क्या देखा था जिसे आज तक मेरे मोहल्ले वाले तो क्या, आज तक गांव वाले तक नहीं देख पाए थे, और जिस चीज़ का नाम सुनते ही सारे लोगों के अंदर डर से थरथराहट होने लगती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं मटकों की डिलीवरी करने का काम करता हूं और इन दिनों होली का त्यौहार चल रहा था, जिस वजह से लोग इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा खरीदते थे। हमें कभी भी जाना पड़ सकता था। इसी बीच मुझे एक बड़ी डिलीवरी मिली। दरअसल उन दिनों हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे ऊपर काम करने वाले एक कुम्हार ने हमसे कुछ मटके मंगवाए थे, जिस वजह से हमें अर्जेंट वहाँ के लिए निकलना पड़ा। मुझे क्या मालूम था कि वहाँ पर जाते जाते मुझे शाम हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह मुझे ये डिलीवरी पूरी करनी थी वो शायद यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, और वहाँ पर जाते जाते मुझे तो शाम हो ही गई। किसी तरह जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि जिसने भी मुझसे मटके मंगवाए थे, अब वो इन काफ़ी सारे मटकों को देखकर चौंक गए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बताया कि इन मटकों के ऊपर अब वो दाम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि पहले से उनके ऊपर मुसीबत टूट गई है। यानी कि अब मुझे वापस से डिलीवरी वहाँ से लेकर निकलना होगा। लेकिन उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि मैं उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो मटकों को लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, अगर आप इन मटकों को ख़रीदना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ जितना पेट्रोल जलाया है आप मुझे उतने पेट्रोल के पैसे तो दे दो। लेकिन अब भी वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं था, मगर अब मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था और किसी भी हालत में मुझे उससे पेट्रोल के पैसे वसूल करने थे। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वो अभी भी पैसे देने से इनकार कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहता है। मैंने काफ़ी बार कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माना। फिर उसके बाद मेरे शरीर में गुस्सा फूटने लगा और अब मैं उस आदमी पर भड़कने लगा था, और धीरे धीरे हम दोनों के बीच अब बहस होते होते बात हाथापाई पर आने लग गई। जिस आदमी ने मुझे चाय पिलाई थी, अब उसी आदमी के सामने खड़ा होकर मैं उसे गाली गलौज कर रहा था, क्योंकि उसने मुझे यहाँ आने के पैसे नहीं दिए, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आज मैंने खुद का ही अपना पेट्रोल जलाया था और साथ ही में उसके एक लफ्ज़ कहने के मात्र से ही मैं यहाँ पर चला आया था। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था मैं। फिर उसके बाद उस आदमी ने बताया कि अगर मुझे इन मटकों की डिलीवरी करनी है तो वो मुझे कोई दूसरा ठिकाना बता देगा जहाँ पर मैं इनकी डिलीवरी कर सकता हूँ। इस बार मैंने उस आदमी की बात मानते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं डिलीवरी कर दूँगा, लेकिन आप मुझे पहले किराए के लिए पैसे तो दे दीजिए। मैंने उस आदमी के सामने काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन इसके बाद भी वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। अंत में मैंने सोचा कि चलो एक रिस्क और उठा लेता हूँ। उस आदमी ने बताया कि मुझे डिलीवरी करने के लिए एक सही जगह बताई जाएगी। अगर तुम ढंग से उस जगह पर पहुंच गए तो तुम्हें एक अच्छी रकम मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि रास्ते में तुम्हारी गाड़ी के ऊपर किसी की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। वैसे भी वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, और अगर गलती से भी किसी ने तुम्हें मटकों के साथ देख लिया तो तुम्हारा हर्ष बहुत बुरा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। उस वक्त मैंने उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर उस आदमी ने बताया कि मुझे यहाँ से निकलना है, और करीब 57 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के बाद जम्मू घाटी वाले गांव के पास पहुंचना है। उसी घाटी के पास एक कस्बा है और उस कस्बे में एक आदमी रहता है। वो आदमी वहाँ पर बिजनेस करता है और उसे ये सारे के सारे मटके भेज देना, वो आसानी से ले लेगा, और बाकी की बात मैं उससे फ़ोन पर कर लूँगा। मुझे लगा कि शायद इस आदमी की बात मानना ही ठीक होगा, लेकिन अब तक शाम के 6:30 बजने को आए थे और ऊपर से काफ़ी ठंड भी थी, तो अब अंधेरा भी होने को आया था। फिर उस आदमी ने कहा, आप एक काम करो, 10 बजने से पहले वहाँ पर पहुँच जाओ, और कोशिश करना कि 10 बजे से पहले वहाँ से लौट जाओ, क्योंकि अगर आप 10 बजे से पहले वहाँ से नहीं लौटे तो फिर आपका हाल बुरा हो सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार उस आदमी की बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा हताश कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी कहना क्या चाहता है। बार बार वो इसी बात को दोहराने में लग जाता था कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, और भी कुछ ऐसी बातें थी जो सिर्फ मेरे दिमाग में घूम रही थी, जिन पर विश्वास कर पाना
हर किसी की सोच से परे होता है। एक पल के लिए तो वो आदमी मुझे उलझन में डाल देता था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब निकलता हूँ, और फिर सही टाइम देखकर मैं तुरंत उसके घर से निकल दिया। जाते समय मैंने उस आदमी को चेतावनी दी थी कि अगर आज मैं इस माल को बेचने में कामयाब नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। इतना सब कहने के बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल गया। रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान तो था, जैसा कि उस आदमी ने बताया था कि रास्ते में मुझे लोगों की चहलकदमी काफ़ी कम देखने को मिलेगी, और अब ऐसा ही हो रहा था। मुझे उस रास्ते के ऊपर काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे थे, जिन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते से कोई आता जाता ही नहीं है। इसी बीच मेरी नज़र सामने घूम रहे एक आदमी पर पड़ी। जैसे मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने जिस्म के ऊपर एक काले रंग की शर्ट पहन रखी थी, और उसके नीचे भी काले रंग का एक पजामा था। उसके पैरों में राजस्थानी जूती थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई राजस्थानी आदमी है। फिर मैंने अपनी गाड़ी उसके पास लगाई और धीमे करते हुए बोला, अरे भाई साहब जी, ये जम्मू घाटी में मटकों का बिजनेस करने वाला आदमी कहाँ रहता है? मैंने इतना कहा ही था कि वो आदमी मुझे हैरत से देखते हुए बोला, क्या तुम मुझसे बोल रहे हो? तो मैंने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, अरे हाँ भाई साहब, और यहाँ आजू बाजू में है कौन जिससे बोलूँगा? आप ही से बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी अदृश्य है और मैंने उसे अचानक से देख लिया है। मैंने उस आदमी से कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, इस तरह मुझे हैरत से क्यों देख रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, चलो मैं आपको उस आदमी के कस्बे तक छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद वो मेरी गाड़ी का फाटक खोलकर सीधा गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैंने तो उस आदमी से सिर्फ एड्रेस पूछा था, वो तो मुझे उस पूरे एड्रेस तक की छोड़ने को तैयार था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी इतनी जल्दी कैसे मान गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं चलता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी लेकर हम आगे निकलने लगे। जैसे जैसे वो आदमी मुझे आगे का रास्ता बता रहा था, वैसे वैसे मैं गाड़ी का गियर डालता रहा। फिर कुछ देर के बाद उस आदमी ने कहा, वैसे भाई साहब, आप इस इलाके में नए हो क्या? तो मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उस आदमी को हाँ में जवाब दिया। हालांकि इस सवाल के अलावा उस आदमी ने मुझे कुछ और भी ऐसे सवाल पूछे थे जो मेरे दिमाग को घुमा दे रहे थे। उसने पूछा था कि आप इस इलाके में क्यों आए हो और इस रोड पर आने की इजाज़त आपको किससे मिली। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी मुझे ऐसा क्यों पूछ रहा है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे की तरफ और स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। वो आदमी मुझे जो रास्ता बता रहा था, सच में वो रास्ता जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था, और इस इलाके में जंगली झाड़ियों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये इलाका ही ऐसा था। जब से मैं गाड़ी चला रहा था तब से ही मैंने इस रास्ते को इस तरह वीरान देखा था। मुझे लोगों की चहलकदमी इतनी कम नज़र आ रही थी जैसे कि यहाँ कोई शमशान घाट बना हुआ हो। लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में से करीब 33 किलोमीटर का एरिया ऐसा था जिसके अंदर मुझे कोई भी भटकता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि कुछ गाड़ियाँ तो गुजर रही थी, लेकिन इसके अलावा सड़क के ऊपर कोई चहलकदमी नहीं थी। किसी तरह उस आदमी से बात करते करते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके चारों तरफ सिर्फ खाई बनी हुई थी, और उस खाई वाले स्थान को देखकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई, और जब मैंने उस आदमी को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो आदमी अचानक से ही बगल वाली सीट से गायब हो गया, और उस आदमी को इस तरह वहाँ से गायब होता देखकर मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी चलती फिरती गाड़ी के अंदर से कैसे गायब हो गया। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी गाड़ी के ऊपर धड़ाम से कुछ ज़ोर से गिरा। वो गिरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज़ होने लगी। मेरा कलेजा इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे कि मानो वो अभी अभी मेरी छाती को फाड़ कर बाहर निकलने वाला है। तभी किसी ने मेरी गाड़ी के सामने हाथ दिखाया, और उस वक्त मजबूरन मुझे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। जैसे मैंने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया तो मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ एक आदमी नज़र आ रहा था, और उस आदमी का शरीर अजीब सा था। दरअसल उसके शरीर के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकल रही थी, और जैसे ही मेरी नज़र उसके ऊपर ढंग से पड़ी तो मेरा कलेजा बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उस समय मैंने अपने गाड़ी के कांच को बंद तो कर रखा था, और गाड़ी के कांच को खोलना ठीक नहीं समझा। मैंने गाड़ी को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गाड़ी एक जगह पर जम गई थी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर अचानक ही कोई खराबी जन्म ले चुकी है।
एक तरफ वो आदमी मुझे अजीब ढंग से नज़र आ रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी का यूँ ख़राब हो जाना, ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा हताश कर रही थी। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझे मजबूरन अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। और उसके बाद मैं जैसे अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मुझे नीचे की तरफ एक वीरान जगह पड़ी नज़र आ रही थी। और उस वीरान जगह को देखकर एक अजीब सा डर दिल में शोर मचा रहा था। अभी मैं अपनी गाड़ी के बोनट को खोलने वाला था कि तभी गाड़ी के सामने आने वाले उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मैंने लिफ्ट मांगी थी, लेकिन आपने तो गाड़ी का दरवाज़ा तक नहीं खोला। उस आदमी की इतनी बात सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, दरवाज़ा ना खोलने के पीछे एक कारण था जिस वजह से मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, और अब आपको मुझसे क्या चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, मुझे आगे तक जाना था, लेकिन आपने मुझे इग्नोर करके सही नहीं किया। इतना कहने के बाद वो आदमी उल्टे पांव वहाँ से वापस निकल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी कि वो आदमी मुझे कुछ अजीब सा कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके तुरंत बाद ही अपनी गाड़ी को ठीक करने में लग गया। लेकिन मेरे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मेरी गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और इसको ठीक कर पाना मेरे बस में नहीं है। शायद गाड़ी का कोई अच्छा मैकेनिक ही इस खराबी को ठीक करने में सक्षम है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मुझे फिर से अपने पीछे से उसी आदमी की आवाज़ आई। तभी उसने कहा, देखो भाई साहब, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मेरे शरीर में खलबली मच गई, क्योंकि जो आदमी पीछे से बोला था ये तो कुछ देर पहले ही मेरी गाड़ी के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और चलती फिरती गाड़ी के अंदर से वो आदमी गायब हो गया था। फिर जब मैंने पलट कर देखा तो मैंने पाया कि ये वही आदमी था जिसको मैंने कुछ देर पहले लिफ्ट दी थी और उससे उस आदमी के कस्बे के बारे में पूछा था। उसे अपने सामने देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये अभी भी गाड़ी के अंदर ही मौजूद है। अब तक मैं एक सेकंड के लिए उस आदमी की तरफ देख ही रहा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी के सामने किस तरीके का बिहेव करूं। फिर उसके बाद उस आदमी ने मुझे एक भारी आवाज़ में कहा, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैं इसे पल भर में ही ठीक कर दूंगा, पर हाँ, तुम अपनी जगह से हट जाओ। उस आदमी की इस भयानक आवाज़ को सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक कांप रहा था, लेकिन अब तक उसने जो कहा था मुझे उतना ही करना था। लिहाजा मैं उसी वक्त उस जगह से हट गया और उस आदमी ने अचानक ही गाड़ी के अंदर कुछ अटपटा सा करना शुरू कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब गाड़ी को स्टार्ट करो। और उसके बाद मैंने जब गाड़ी के अंदर बैठकर जैसे गाड़ी की चाबी घुमाई तो मैंने महसूस किया कि गाड़ी पहली बार में स्टार्ट हो गई। सच कहूँ तो मुझे उस वक्त अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने एक ही बार के अंदर अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। तभी मैं उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया ही था कि तभी वो आदमी मेरी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। शायद उसे कहीं जाना था। मैं इतना तो पूरी तरीके से कन्फर्म था कि अब उस आदमी को गाड़ी के अंदर बैठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता। उसकी आवाज़ मात्र से ही वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लगता है। फिर बाद में मैंने अपनी गाड़ी को स्पीड से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अब नहीं जानता था कि उस जम्मू घाटी के अंदर उस आदमी का इलाका कहाँ है और मुझे इन मटकों को कहाँ उतारना है। फिर जब मेरी नज़र दोबारा कांच में पड़ी तो मैंने देखा कि अब मेरी गाड़ी के पीछे पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे आदमी पड़े हुए थे, जिन लोगों के हाथ में लकड़ियाँ थी। शायद वो सभी मुझे पीटने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। और उस आदमी ने मुझे पहले भी बताया था कि उस जगह पर मटकों को काफ़ी ज़्यादा छुपा कर रखना है, किसी को कोई चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। कहते हैं कि जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो ऊँट पर बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट ही लेता है। इस बार भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अचानक से भागती दौड़ती मेरी गाड़ी के अंदर फिर से कोई बड़ी समस्या खड़ी हो गई और मेरी गाड़ी एक छोटे से गड्ढे के अंदर गिर गई। जैसे ही गाड़ी का टायर गड्ढे के अंदर पड़ा तो गाड़ी के अंदर एक खराबी हुई। गाड़ी के अंदर किसी हल्की सी आवाज़ का एहसास हुआ और उस आवाज़ के साथ ही गाड़ी की ध्वनि का आना भी बंद हो गया, यानी कि अचानक ही गाड़ी का इंजन ऑफ हो गया था। यह देखकर मैं तो और भी ज़्यादा घबरा गया था। अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर उसके बाद किसी तरह मैं गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। मैंने गाड़ी के पीछे देखा तो मुझे कुछ लोग अभी भी वहाँ पर खड़े नज़र आ रहे थे और उन लोगों को देखकर मेरा कलेजा बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था।
मानो वो मेरी छाती को फाड़ ही देंगे। उसके बाद मैं किसी तरह लंबी सांस खींचने लगा और एक बार के लिए तो गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, क्योंकि मैंने देखा कि वो सारे के सारे आदमी अब एक जगह पर स्थिर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वो सभी मुर्दे हैं। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी गाड़ी से नीचे क्यों उतरूं। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उस वीरान इलाके के अंदर मुझे कहीं भी नेटवर्क का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा था। फ़ोन के अंदर नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी नेटवर्क वाले एरिया से बाहर आ गया हूँ। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। ऊपर से मैंने देखा कि अब तो रात के 9:30 बज चुके थे। ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे एक बाइक वाला आता हुआ दिखा और वो बाइक सामने की तरफ से आ रही थी। उस बाइक वाले को अपनी ओर आता देखकर मैंने गाड़ी के साइड वाले दरवाजे की विंडो को एकदम से नीचे गिरा दिया और उसके सामने हाथ दिखाने लगा। जैसे ही मैंने उसके सामने हाथ दिखाया तो उसने मेरी गाड़ी के बगल में लाकर अपनी बाइक को खड़ा कर दिया। फिर उसने मुझे हल्की सी आवाज़ में कहा, क्या हुआ भाई साहब, इस तरह रास्ते के बीच में क्यों खड़े हो? तो मैंने उस आदमी को बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे एक कस्बे में जाना है। तो उस आदमी ने कहा, देखो चिंता मत करो, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे उस आदमी का कस्बा है जहाँ पर वो अपनी पूरी गैंग के साथ रहता है। हालांकि बिजनेस के साथ साथ वो 2 नंबर का भी काम करता है, तो यहीं पहाड़ियों के अंदर ही रहता है वो। आप एक काम करो, पैदल ही चले जाओ, वो आपकी अच्छी मदद कर देगा। और रही बात इन मटकों की, तो वो आराम से खरीद लेगा, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर मटकों की कोई डिलीवरी नहीं हुई है, तो आप आराम से चले जाएं। उस आदमी को अपनी गाड़ी के बगल में खड़ा हुआ देख मैंने हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। गाड़ी के अंदर से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर अपने कदम रख दिए हों। मुझे एक अजीब सी एनर्जी का एहसास हो रहा था। फिर उसके बाद मैं किसी तरह अपने कदम पटकते हुए उसी तरफ निकल गया जिस तरफ से ये बाइक आई थी। उस आदमी ने कहा, आप बिंदास होकर जाइए और अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो तो भगवान का स्मरण कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं उस आदमी की बातों को मानकर तेज तेज उस तरफ चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी को पूरा करना इतना आसान नहीं था, खासकर उस दिन के अंदर। इंसान अपनी गाड़ी से बाहर निकलते ही बर्फ की तरह जम जाता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी तो मुझे निकलना तो पड़ा। ऊपर से गाड़ी के अंदर भी अच्छी खासी रकम का सामान था कि कहीं सामान के अंदर कोई टूट फूट ना हो जाए। फिर उसके बाद मैं तेज तेज कदम बढ़ाते हुए उस तरफ जाने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे पीछे मेरी ही तरह कोई कदम पटक रहा है। लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। खैर बाइक वाले उस आदमी ने बताया था कि वो कुछ देर के बाद वापस लौट आएगा, वो कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रहा है। खैर अब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरे दिमाग में एक चीज़ काफ़ी देर से भटक रही थी कि उस बाइक वाले आदमी के हाथ में एक काले कलर का धागा बंधा हुआ था और वो धागा किसी भगवान का था, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का धागा मेरे पापा भी पहनते थे जो हमारी कुल माता दुर्गा का होता था। अगर उस तरीके का धागा आज मेरे हाथ में होता तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डरता। उसके बाद मैं किसी तरह थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए आगे की तरफ जाने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अभी भी कोई मेरे पीछे पीछे अपने कदम पटक रहा है। लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। पता नहीं क्यों, लेकिन अब दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी, एक अजीब सा डर सता रहा था। लेकिन किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए मैं आगे की तरफ जाने लगा और कुछ देर के बाद एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ नज़र आया। उसको देखते ही मुझे सुकून का एहसास हुआ। दरअसल जिस जगह पर यह अड्डा बना हुआ था वो अड्डा उसी आदमी का था और उस अड्डे को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद मैं उसके पास पहुंच गया और उसके पास पहुंचने पर मैंने देखा कि उसके आजू बाजू में कुछ लोग पहरा दे रहे थे। उन्होंने मुझे रोका भी और मेरा नाम और एड्रेस पूछा। मैंने सारी बात उन लोगों के सामने रख दी। उसके बाद तो उन लोगों ने भी मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका और खुद ब खुद ही मुझे अंदर भेज दिया। अंदर जाने के बाद जब मेरी बात उस आदमी से हुई तो उसने बताया कि उन्हें मटकों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अब धीरे धीरे गांव के अंदर मटकों का बोलबाला होने लगा है। क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मियों का मौसम करीब आ रहा है तो वैसे वैसे मटकों की ज़रूरत हर घर में होगी। और इस बार मैंने वो सारे के सारे मटके
उन्हें दे दिए थे। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे है तो उन्होंने तुरंत अपने कुछ लोगों को वहाँ पर भेज दिया। फिर मैंने अपने साथ हुई पूरी की पूरी पैरानॉर्मल घटना के बारे में बताया तो वो मेरी बात सुनकर डर गए थे, मगर उन्हें सारी बातों के बारे में विस्तार से मैं बताता रहा। तब जाकर उन्होंने बताया कि इस इलाके में भूत प्रेत मायावी पिशाच आदि के बारे में घटना घटित होना एक आम बात है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता भी है। आप चिंता ना करें, आपके साथ कोई भी अजीब हादसा नहीं होगा। दोस्तों, उस रात मुझे वहीं पर रोक लिया गया और फिर जब सुबह हुई तो मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन आज मैं उस भयानक इलाके से डर जाता हूँ। उसकी एक एक तस्वीर आज भी मेरे दिल में पूरी तरह से बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।